गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 197 है यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। 25 प्रश्न ऐड किए हैं इसमें। 20 प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और 5 प्रश्न उसमें कुछ पॉलिटी और ज्योग्राफी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। उसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 197 तक पहुँच सकते हैं। हर दिन इनकी प्रैक्टिस करते रहेगा और जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी वाले हैं वो भी साथ साथ इस टेस्ट से ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए और इसमें जो यूपी वाले प्रश्न होते हैं उनको छोड़ दिया कीजिए। तो पहला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में वाराणसी को, जैसे कि ये यूपी वाला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी में सम्मानित किया गया है? कोविड इनोवेशन, स्मार्ट सिटी लीडरशिप, जल संरक्षण या सभी की सभी श्रेणी में? इन सभी श्रेणियों में जो है वाराणसी को सम्मानित किया गया है, तो डी इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो कोविड-19 महामारी के प्रकोप और सख्त लॉकडाउन के दौरान उल्लेखनीय पहल के लिए वाराणसी को कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया और इस अवधि के दौरान काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने एकीकृत वॉर रूम के रूप में कार्य करते हुए जिला प्रशासन, आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग और टेलीमेडिसिन तथा नगर निगम आदि से संबंधित सुविधाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप में उपलब्ध कराया। वाराणसी की बात हो रही है, ठीक है, वाराणसी के जिला प्रशासन की। और इसी प्रकार वाराणसी को इसके कुशल कामकाज और परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो सारे के सारे करेक्ट हो जाते हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश सरकार के दस्तक अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किन संचारी रोगों से लोगों को जो है सुरक्षित करना है? प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि दस्तक अभियान किस राज्य सरकार का है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का है और इस दस्तक अभियान के तहत मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, इन सभी रोगों से लोगों को जो है सुरक्षित करना है और यह अभियान चलेगा 30 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया और यह अभियान चलेगा 30 अप्रैल तक, यानी 15 दिन का यह अभियान है और उत्तर प्रदेश के लोगों को एन्सेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षित करने के उद्देश्य से जो है इसे प्रारंभ किया गया है, जो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार। ये नंबर है, कुछ पूछना हो तो कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप और सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब चैनल को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत राज्य में किसान केंद्रित पहल के रूप में 150 नर्सरी विकसित करने का निर्णय लिया है? मनरेगा के तहत, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, किसान केंद्रित पहल के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 150 नर्सरी विकसित करने का निर्णय लिया है, तो विकल्प बी सही हो गया। नंबर 4 पर आ जाइए। भारत की तटरेखा कितने राज्यों में विस्तृत है? भारत की तटरेखा है, यहाँ से लगा लो आप, राज्यों की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों की नहीं। यहाँ से लगा लो आप, पश्चिम बंगाल तक लगा लो। कितने हो गए? 9 हो जाएंगे, ठीक है, बी है इसका आंसर। तो भारत की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, नीचे गोवा, मतलब ऐसे ऐसे मैप को पकड़ते चलिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में, ठीक है। राज्यों में कितने राज्य हो गए? यहाँ तक आप गिनोगे तो 9 हो गए। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विस्तृत है। कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7,500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 2022 के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है? प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। 2022 के लिए इसकी थीम है धरोहर और पर्यावरण, बी। तो हर साल 18 अप्रैल को सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2022 के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है? धरोहर और पर्यावरण।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है? देख लीजिए कि 19 के बारे में पूछ रहा है, 20 के, 21 के। ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 सालों में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 6.15%। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है मुख्यतः कृषि राज्य है, जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.15% पर वनावरण है। और उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2019 में वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने के लिए वृक्ष महाकुंभ कार्यक्रम के तहत 22.5 करोड़ पौधे जो है वो लगाए गए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल धौलावीरा की खोज किसने की थी? किसने की थी धौलावीरा की खोज? जेपी जोशी, ऑप्शन नंबर डी। तो धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने 1967 में की थी और यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। माता टीला परियोजना किस नदी से संबंधित है? कई बार प्रश्न पूछा गया है ये एग्जाम में। इसका उत्तर है वेतवा नदी। तो माता टीला परियोजना जो है वेतवा नदी से संबंधित है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सतत विकास लक्ष्यों पर प्रदर्शन के अंतर्गत वर्ष 2021 में भारत का स्थान क्या था? कितना था? 117वां था। तो वर्ष 2021 में भारत 192 देशों में 117वें स्थान पर था। तो डी है ना, वी थोड़ी है। 10वां प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश का मूर्त रूप था? ये तो सभी को पता होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात हो रही है। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह आयोग या समिति की सिफारिश का मूर्त रूप था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन को जो हुआ था 1976 में, बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई। प्रस्तावना में जो पहला और अंतिम संशोधन हुआ है वो इसी संविधान संशोधन के तहत हुआ, 42वें के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। तो बचा 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, यानी वर्ल्ड ओशियन डे। तो विश्व महासागर दिवस हर साल मनाया जाता है कब? 8 जून को। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अमेजन नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? हिमालय से तो नहीं निकलती होगी, सबको मतलब सबसे पहले एलिमिनेट करिए इसको। एंडीज से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला। तो अमेजन नदी के बारे में सभी को पता होगा, विश्व की सबसे विस्तृत नदी है ये। यह नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राज़ील से होकर बहती है। आयतन के हिसाब से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के हिसाब से यह विश्व की दूसरी बड़ी नदी है। तो पहली कौन सी? नील नदी। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली एक नदी है। इसे अमेजन, अमेज़न, आमेज़न आदि नामों से पुकारा जाता है। अमेजन नदी ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर बहती है और यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में जाकर। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अश्वान बांध नील नदी, करीबा बांध अमेजन नदी और काहोरा बासा बांध जाम्बेजी नदी और ओवन बांध सफ़ेद नील नदी। देखिए, दो नील हैं, एक है ब्लू नील और दूसरी है वाइट नील। ब्लू नील निकलती है लेक टाना से, वाइट नील निकलती है लेक विक्टोरिया से। ये दोनों आगे चलकर मिल जाती हैं और नील नदी के नाम से आगे चलती हैं। तो असवान ओवन जो बांध है वो सफ़ेद नील पर बना है, जो निकलती है लेक विक्टोरिया से। काहोरा बासा बांध जाम्बेजी नदी पर है। असवान बांध बहुत पूछा है एग्जाम में, नील नदी पर बना है। करीबा बांध जो है वो अमेजन पर नहीं है, करीबा भी जाम्बेजी पर है। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो करीबा बांध किस पर है? जाम्बेजी नदी पर, उसी नदी पर जिस नदी पर काहोरा बासा बांध है।
एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन कायाकल्प, संबंधित है किससे? ऑपरेशन कायाकल्प बैंकिंग व्यवस्था में सुधार से संबंधित नहीं है, सूक्ष्म लघु उद्योग से नहीं है, महिला सशक्तिकरण से नहीं है, यह है स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सुधार से, ऑप्शन नंबर ए। और ये किसका है? उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पारंपरिक शिक्षण पद्धति के साथ तकनीक आधारित शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है। और इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना 80% से ऊपर है। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प, दस्तक, ये सारे अभियान को याद रखिए उत्तर प्रदेश सरकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले का आयोजन किसके द्वारा किया गया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले का आयोजन किया गया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार प्रश्न हमें बनाया है हमने इस पर। यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है, तेलंगाना का। तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है और यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। राष्ट्रपति द्वारा सजा की अवधि को बदलना, जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना, क्या कहलाएगा? परिहार, लघुकरण, विराम या प्रविलंबन? क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है ये, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता हो, कई बार बताया हमने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। और क्षमादान से रिलेटेड कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि क्षमा हो गई, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, विराम हो गया, प्रविलंबन हो गया। एक एक करके देखते हैं होता क्या है इसमें। देखिए, क्षमा में तो सब कुछ क्षमा कर देते हैं। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा दंडादेशों और निर्भरताओं से जो है पूरी तरह से उसको मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण की बात करें तो इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देना। परिहार की बात करें तो सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को जो है 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। विराम की बात करें तो विशेष परिस्थितियों की वजह से जो है सजा को कम करना, जैसे कि शारीरिक अपंगता हो गई, यदि कोई जो मुलजिम है वो महिला है, ठीक है, और प्रेग्नेंट है, ऐसी अवधि के दौरान। प्रविलंबन क्या होता है? किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे कि फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना। एक नोट याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसका दायरा अनुच्छेद 61 के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से अधिक है। अधिक कैसे? अधिक क्षमादान के ऊपर है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो पूरी तरह से जो है वरी कर सकता है, मतलब मृत्यु दंड की सजा को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकते हैं ऐसा। बाकी राज्यपाल सब कुछ कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। अनुच्छेद 226 है इसका उत्तर। सुप्रीम कोर्ट होता तो 32 होता। तो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट हाई कोर्ट निकाल सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकाल सकते हैं, और 5 रिटों के नाम याद होने चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटों के साथ समाप्त होने वाले डैश घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते। बताइए, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 से 48 घंटे? क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 48 घंटे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, पंचायतों, राज्यों की पंचायतों, नगर पालिकाओं के नहीं कराता। तो नहीं कौन सा कराता? तो सी नहीं कराता। तो चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है। राज्य की पंचायतें और नगर पालिकाओं के नहीं, ठीक है, वो राज्य सरकार कराती है। 22वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को हाई कोर्ट में कम से कम कितने वर्ष तक काम करना होगा? 10 वर्ष तक। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एक प्रमुख योग्यता अगर किसी व्यक्ति को रखनी है तो व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, 10 वर्ष तक।
क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। 90 पूर्व चोटी कहाँ स्थित है? 90 पूर्व चोटी हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशियन में। तो 90 पूर्व चोटी या टीला जो है हिंद महासागर में 5500 किलोमीटर लंबा टीला है। नंबर 24 पर आ जाइए। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था इंग्लैंड और जिंजीबार के बीच, और इसकी अवधि थी 38 से 40 मिनट केवल। तो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध 27 अगस्त 1896 को इंग्लैंड और जिंजीबार के बीच लड़ा गया। जिंजीबार जो आज तंजानिया का हिस्सा है, इसमें जिंजीबार ने 38 मिनट में जो है आत्मसमर्पण कर लिया था। नंबर 25 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, सुंडा गर्त या सुंडा ट्रैच, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है सवाल, किस ओशन में है? ये किस महासागर में है? ये है हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। तो सुंडा गर्त या ट्रैच हिंद महासागर में स्थित एक गर्त है। इसे पहले जावा गर्त कहा जाता था और यह 3200 किलोमीटर लंबा है और इसकी सर्वाधिक गहराई है 7725 मीटर। एक और पूछते हैं, मेरियाना गर्त, ठीक है, वो कहाँ पर है? वो प्रशांत महासागर में है। ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है, सुंडा गर्त कहाँ पर? हिंद महासागर में। मेरियाना कहाँ पर? प्रशांत में। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, कुछ एक दो प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा कम से कम। धन्यवाद। और 149 में इसकी पेड सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको 20+ फुल टेस्ट PDF विद एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है।